इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस अति प्रिय प्रांगण में हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं और प्रोफेसर टंकेश्वर जी ने जिस भाव बोध को हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया, प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण उनको जाना पड़ा, मैं यहीं से उनको प्रणाम करता हूँ। प्रोफेसर अशोक कुमार जी जो विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ अधिक अपेक्षाएं कर ली हैं, मुझे पता नहीं है कि वो उतने अंक में प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं। प्रोफेसर जितेंद्र जी जो भारतीय शिक्षण मंडल के हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष हैं, मित्र भाव रखते हैं, उन्होंने स्वीकार किया यहाँ आना। यह मेरे उत्साह का संचरण, मेरा उत्साहवर्धन करता है। प्रोफेसर नीरज करण सिंह जी अनुज सरीखे हैं, अनुज हैं, और लगातार वो पीछे रहे कि आपको भाई साहब यहाँ पर आना है। आज ही राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के पूरे भारत में तकरीबन 20 कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं इसी समय, और उसमें से एक कार्यक्रम में मैं आप लोगों के मध्य उपस्थित हूँ और आप सब लोगों की जिज्ञासा के अनुरूप कुछ बिंदु जरूर रखने का प्रयास करूँगा और एक प्रसन्नता का भाव भी यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ कि सिंधी भाषा को लेकर के आप कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं और भविष्य के कुछ विषय के लिए कुछ एक सूत्र, कुछ दिशाएं तय करना चाहते हैं। इस सभागार में उपस्थित आप सभी सुधी छात्र छात्राएं, शब्द साधक बंधुओं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, आदर का भाव अर्पित करता हूँ। भूमिका में जो भी मित्र बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने कुछ अपेक्षाएं की हैं। उन अपेक्षाओं पर निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि खरा उतर जाऊं और कुछ अपेक्षाएं संगठनात्मक भी हैं, कुछ सरकारी सतह पर भी हैं, उनको भी हम सब मिल करके उनका एक समीचीन एक उत्तर खोजेंगे और निश्चित रूप से आप लोगों की जो अपेक्षाएं अध्यक्ष जी, कुछ न कुछ हम अच्छे कार्यक्रम और ऐसी बातें करेंगे। यहाँ पर कुछ मैं विमर्श के बिंदु आज जरूर उठाना चाहता हूं आप लोगों के सम्मुख और कुछ पृष्ठभूमि आप लोगों को बताना चाहता हूं, और इस विषय पर भारतीय भाषाओं के संदर्भ में जो आज का यह महत्वपूर्ण आयोजन है, भारतीय भाषा दिवस, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसकी प्रमुख भाव को आप सबके सम्मुख साझा करने का मन है। जब आप किसी से आत्मीय भाव बढ़ाना चाहें तो निकटता का भाव किस प्रकार बनता है, उससे उसकी भाषा में, बहुत सामान्य सी भाषा में कुछ दो चार शब्द बात कर लीजिए। आपके सारे अहंकार, आपकी सारी दूरियां, आपके सारे वो कटुताएं तत्क्षण दूर हो जाती हैं जब आप किसी को भी कहते हैं केम छो, गुजराती होगा मजा मचो। जब आप कहते हैं सिंधी में कि किया आयो, कैसे है, जय झूलेलाल, यानी कि आपने उसके अंतर मन के निकट आने का प्रयास किया। मैं अवध क्षेत्र से आता हूं, सामान्यतः प्रातःकाल उठते ही परिवार में निकल करके आता है जय सिया राम, राम जी की जय जय राम। हम पत्नी के साथ भी मैं सामान्यतः यही उठते ही बात करते हैं, राम राम। तो जहां जहां ये वातावरण बनता है, ये जो शब्द है, ये जो भाव है और ये जो भाषाएं हैं, ये आपको अपने साथ जोड़ लेती है। आप सब लोगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के महत्व को रेखांकित करने वाले इस दिवस पर जब आप शब्द देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, तो आप लोगों के सम्मुख ये बात उद्धृत होता है कि सिर्फ भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माँ बोली, मदर टंग, मातृभाषा, माँ की जबान, इसको कितना संजोया जाता है, अपनाया जाता है। और किसी की आंखों में अगर आपको झांकना हो और संवेदनशील बनाना हो किसी को, तो आप उसकी माँ बोली में और माँ की भाषा में प्यार करके आप देख लीजिए। सिंध की जब पृष्ठभूमि की बात आती है तो कुछ आप लोगों को मैं इतिहास की उन तिथियों की ओर लेकर के जाना चाहता हूं, जो निश्चित रूप से आप लोग गूगल करके जान चुके होंगे, लेकिन कुछ पुनः रेखांकित करना चाहता हूं।
जब आप सिंध की बात करते हैं मित्रों, तो उस अखंड भारत भूमि को तसव्वुर करिए, कल्पना करिए, उसका स्मरण करिए, तो आप उस क्षेत्र को समझ पाएंगे। और उस क्षेत्र को समझने के लिए जो भारत की भूमि की अस्मिता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का वो क्षेत्र है। सिंधु के बिना हिंद की कल्पना नहीं की जा सकती है। उस स्वरूप में आप पहुंच जाएंगे, उस अखंडता के भाव बोध से आप पूरी तरीके से पोषित हो जाएंगे। जब अखंडता की बात करते हैं तो आपको सिंध स्मरण आएगा, वो क्षेत्र स्मरण आएगा, और आपको वो श्लोक स्मरण आएगा जिसमें लिखा जाता है, कहा जाता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, यानी कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र। और इस भारत भूमि का प्रवेश द्वार जो है वो सिंध क्षेत्र का द्वार है। चाहे वो आक्रमणकर्ता आए, या दोस्त आए, या व्यापारी आए, या मित्र भाव सगे संबंधी आए, जो आदान प्रदान का भाव हुआ, उस कालखंड का स्मरण करिए जब ऋग्वेद की रचना भी सिंधु नदी के तट पर हो रही है, उसका संकलन हो रहा है। ऐसी भारत भूमि 1947 में, हमारी अपनी भारत भूमि, हमारी अपनी पहचान, हमारी अपनी अस्मिता, सिंधी में कहते हैं सुञाणप, वो हमारे हाथ से बालू सी खिसक रही है। 712 एडी, और उससे पूर्व ऋग्वेद का काल, ऋग्वेद के संचयन का काल, और उस संचयन के पश्चात 712 जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, वो आक्रांता सिंध की भूमि पर आता है, यानी कि भारत की उस अखंड भूमि पर आता है, प्रवेश करता है और 300 वर्षों तक शासन करता है। उस भारत भूमि में आकर के वो अपनी भाषा लेकर के आता है, यानी कि हमारी अपनी एक भाषा को वो गौण बनाता है। प्रमुख उस क्षेत्र की भाषा अरबी हो जाती है। और उसके पश्चात एक कालखंड आता है 712 से लेकर के, वो जिसको फारसी का कालखंड कहा जाता है। और उस फारसी के कालखंड के पश्चात फिर अरगुन, तरखान, मुगल और अनेक आक्रांता आते हैं, और वो भारत की भूमि को पदाक्रांत करते हैं। लेकिन भारत की अस्मिता, सिंधु भूमि की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाते वो। तो जब इस प्रकार की बात करते हैं तो आप लोगों के सम्मुख आता है 712 से लेकर के और कुछ 1520 तक के आसपास वो भारत की भूमि में अरबी का शासन होता है, अरब का शासन होता है। और रेखांकित करने वाला तथ्य देता हूं जो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ है, उससे जोड़ करके देखा जा सकता है कि भारत की इस ज्ञान की भूमि से वो 300 विद्वानों को लेकर के अरब शासन की ओर लेके जाता है। अपने साथ धन संपदा जो भी ले जा सकता है वो तो ले जाता है, लेकिन 300 विद्वानों का इसका रेखांकन, इसका सूत्र, इसका रेफरेंस मिलता है। और वो 300 विद्वान कौन से विद्वान हैं? जो हमारे ज्योतिष शास्त्री हैं, जो हमारे गणतज्ञ हैं, जिनको जो खगोल शास्त्री है, जिनको अपनी मेडिकल का ज्ञान है। यानी कि हमारी उस ज्ञान की परतों पर धूल और मिट्टी लगातार जड़ी जाती है और हमें सपेरों का देश बना दिया जाता है। कृपया जागिए और हमारी उस पृष्ठभूमि में जाइए जब भारत को ज्ञान की भूमि और ज्ञान की परंपरा की भूमि, ज्ञान की संपदा की भूमि उसको कहा जाता है। आज के इस संदर्भ में, इस अमृत काल में उसको पुनः 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 जागृत करने की, समझने की जरूरत है। ऐसा कालखंड आता है, उसके पश्चात एक फारसी का काल आता है। मैं आपको इस विषय पर लेकर के आने से पहले पृष्ठभूमि देना चाहता हूं। तो जब फारसी का काल आता है तो उस समय दो कहावतें प्रस्तुत होती हैं, प्रचलित होती हैं। कहावतें हमारे अपने अनुभव जन्य व्यवहार से उत्पन्न होती हैं। एसी रूम में बैठ करके कहावतें निर्मित नहीं हो सकती। आप प्रयास करके देख लीजिए। एसी रूम में बैठ करके जितने समय की कहावतें जितने समय में निर्मित होगी, उससे कम क्षण में वो समाप्त भी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो मन से नहीं जुड़ी होंगी, वो पन्ने से जुड़ी होंगी, और पन्ने से जुड़ी चीज डिग्री समाप्त होते होते समाप्त हो जाती है। मन से जो जुड़ जाता है, जो भूमि से जुड़ जाता है, जो कण से जुड़ जाता है, वो निरंतरता के साथ आगे बढ़ता है और मृत्यु पर्यंत वो हमारे साथ रहता है। तो इसलिए कहावतें हमारे उन विटी लोगों की, उस अनुभवी लोगों की, उस ज्ञान संपदा को सजो कर रखने वाले हमारे माँ और बहनों की, हमारी माताओं की, हमारे पूर्वजों की वो संपदा है
जो हमें ज्ञान भी देती है, दृष्टि भी देती है, दिशा भी देती है। और अग्रजों के मुख से आप ये सब सुनते भी होंगे, कभी भी कोई एक चुटीली सी, वो तीर सी तीखी सी, वो तलवार की धार सी तीखी सी वो कहावत हम सबके सम्मुख रख देते हैं और हम उसके सारे भाव को समझ जाते हैं। तो समय दो कहावतें पैदा होती हैं। फारसी का काल है, फारसी घोड़े चारसी। सुना आप लोगों ने? फारसी घोड़े चारसी, क्या अर्थ है इसका? बहुत सरल सा भाव है अगर आप उसको देखना चाहें। फारसी शब्द हो गया, घोड़ा शब्द हो गया, चारसी शब्द हो गया। जो फारसी पढ़ लिख लेगा वो घोड़े की तरह चढ़ जाएगा, कैरियर उसका उन्नत प्रगति की ओर चला जाएगा। घोड़ा किसको रिप्रेजेंट करता है? गति को, स्पीड को। यानी कि फारसी पढ़ लिया, आपका कैरियर घोड़े सा चढ़ गया, घोड़े चारसी हो गया। क्यों? वो कालखंड फारसी का कालखंड था। यानी कि अरब शासक आता है, फिर पर्शियन के लोग आते हैं, जिसमें बहुत सारे मुगल और शासकों की एक श्रृंखला है, वो आप देख सकते हैं। वो शासन की भाषा हो जाती है और वो संविधान को, उस समय के लॉ की भाषा हो जाती है, कोर्ट की भाषा होती है, उस समय के राज्यों के महाराजाओं के बादशाहों की कोर्ट की भाषा होती है, और फारसी घोड़े चढ़ा देती है। फिर सिंध का एक क्षेत्र आता है, समय काल आता है 1843, और 1843 में 712, फिर 1520, फिर उसके बाद 1843। 1843 में आता है जब ब्रिटिशर्स सर चार्ल्स नेपियर के मार्गदर्शन में सिंध को कब्जा करते हैं। आप देख लीजिए, आप लोग चूंकि पत्रकारिता जगत के विद्यार्थी है, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि मुझे इस क्षेत्र का ज्ञान नहीं चाहिए। पत्रकार सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, सर्व भाषा का ज्ञानी होना चाहिए, सर्व विषयों पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। वो कभी भी किसी भी क्षेत्र में वो भेजा जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों के सम्मुख इस प्रकार की सूचनाओं का संकलन आवश्यक है। फारसी घोड़े चारसी से जब वो ब्रिटिशर्स का काल आता है, जब वो अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजियत का उसमें प्रचार प्रभाव पड़ता है, तो एक दूसरा प्रोवर्ब कॉइन होता है और उसको कहते हैं, वो निश्चित रूप से आप लोगों ने सुना होगा, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये किस्मत का खेल। ये सुना ये कहावत आप लोगों ने? हाँ, कम लोगों ने सुना। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये किस्मत का खेल। क्यों कहा जाता है ये? यानी कि आप फारसी जो घोड़े चढ़ा रही थी, अब तेल बिचवा रही है। यानी कि वो शासन से नहीं जुड़ी। तेल बेचने का अर्थ क्या है? जाओ जाओ तेल बेचो। कभी कभी हम सामान्य चर्चा में कहते हैं ना, तेल बेचने का अर्थ क्या है? कि अभी आप मेहनत करो, जाओ, बहुत हो गया, तुम उस योग्य नहीं हो तुम। यानी कि फारसी की योग्यता पर प्रश्न चलने लग जाता है। तो यानी कि वो जो भाषा है फारसी की, उसकी योग्यता वहां समाप्त होती है, क्योंकि शासन की भाषा जो है वो अब अंग्रेजी हो चुकी है। तो जब अंग्रेजी शासन की भाषा हो जा रही है, तो फारसी घोड़े चारसी और फिर पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये अवनति का खेल, ये अवनति का खेल है। तो भाषा के इस संकल्पना को, भाषा के इस मर्म को, भाषा के प्रशासन से दोस्ती को आप पत्रकारिता के जगत को जब समझेंगे जुड़े हुए लोग, तो आपकी पत्रकारिता की धार उतनी तीक्ष्ण होगी, उतनी तेज होगी, और भारत की भाषाओं की शक्ति के सामर्थ्य को आप रेखांकित कर सकेंगे। अन्यथा अंग्रेजी यहां हावी रहेगी। उसके हावीपन को रहने दीजिए, बगल में एक बड़ी लकीर खींचिए, उसके प्रश्न को मत खड़ा करिए। किसी के सम्मुख अगर अपनी अवस्थिति, स्थिति को उपस्थित करना है, तो आहिस्ते आहिस्ते अपने बड़ी एक लकीर खींचते जाइए, अपनी उस अस्मिता का जागरण करते जाइए, भारत के बोध, भारत की संपदा का जागरण करते जाइए, और उसकी ओर निहारिए उतना ही जितनी देर के लिए जरूरत है। ऐसा नहीं कहा जाता कि मत निहारिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निहारना पड़ेगा, और उतने क्षण के लिए निहारना पड़ेगा जब हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कार्य करना है। लेकिन उसको मन में, मस्तिष्क में, भारत की इस माध्यम पद्धति में, शिक्षा के माध्यम में जब जब बैठा लेंगे, तो भारतीय भाषाओं के संवर्धन को लेकर के हम बड़ी लकीर खींच नहीं पाएंगे। विश्व ने इस भाव को समझा, इस बिंदु को समझा, और भारत के साथ साथ विश्व ने भारत की भाषाओं के लिए एक
अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया और कहा कि आप अपनी अपनी मां से प्यार करो और आगे बढ़ो। उसके पश्चात आता है सन 1947। 1947 यानी कि 1843 से 1947 के मध्य का जो देश की आज़ादी की स्वतंत्रता का जो सिंधी पत्रकारिता का जो योगदान है वो मैं रेखांकित करूंगा, अभी अभी बोलूंगा, लेकिन 1947 तक ला करके फिर वापस जाऊंगा। जब 1947 की बात आती है तो देश स्वतंत्र होता है और देश विभक्त भी हो जाता है, सिर्फ स्वतंत्र नहीं होता है। भारत के इतिहास की उस रात को दो घटनाएं घटित होती हैं, एक स्वतंत्रता और एक हमारा देश का विभाजन। अब जब विभाजन की बात आती है तो आप एक बार कल्पना करके देखें, क्योंकि आप जिस आयु खंड में, जिस काल खंड में जीवित हैं, रह रहे हैं, आपको कल्पना के माध्यम से वहां पर जाना होगा और आप बंगाल के क्षेत्र को देखें, पंजाब के क्षेत्र को देखें, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को देखें, आप सिंध के क्षेत्र को देखें, तो आपको कच्छ बॉर्डर से लेकर के और ऊपर कश्मीर तक, यानी कि पूरा राजस्थान, गुजरात और राजस्थान का सारा बॉर्डर आपको दिखेगा कि वो भारत की उस भूमि से कटता है। महात्मा गांधी जी सिंध में 1916 से जब वो वहां से लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से, और 1915 के आसपास जब वो बंगाल जाते हैं, गुरुदेव जी से भेंट करने जाते हैं, और उसके पश्चात 1948 तक जब उनकी आत्मा शांत होती है, तब के कालखंड में और सिंध में उनका जो भ्रमण होता है वो 7 बार होता है, 1916 से लेकर के 1934 के आसपास। एक प्रश्न एक शोधार्थी के नाते आप लोगों को मैं रख करके देना चाहता हूं, उसको आप लोग मनन करिएगा कि ऐसा क्या होता है कि महात्मा गांधी जी उस देश की, उस भूमि की, उस सिंध भूमि में स्वतंत्रता के लिए भाव जागरण कर रहे हैं और 34 के बाद 47 तक नहीं जाते हैं, और 34 से लेकर के 16 तक 7 बार जाते हैं। तो क्या मैं अपनी तरफ से एक बिंदु देना चाहता हूं, क्या उनको 34 में ही जब बंगाल, जब वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध अलग हो रहा है या जब अलग किया जा रहा है, तो क्या उसी समय उनको आभास हो गया था कि ये टुकड़ा भारत की भूमि से अलग हो जाएगा? एक शोध का विषय है, आप लोग जरा इस पर मनन करिएगा। आप जब उस भूमि की बात करते हैं तो उस भूमि के खान अब्दुल गफ्फार खान को कैसे भूला जा सकता है, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट में है और वो देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और अचानक देश स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता के साथ साथ कह दिया जाता है कि अब आप हमारे हिस्सेदार नहीं हैं। उस सिंध भूमि के लिए जिसने पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वहां के सब लोगों ने मिलकर के देश की स्वतंत्रता के लिए, उस संघर्ष के लिए दिन रात कार्य किया स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, और वो भूमि भारत से दूर हो जाती है, एक गांव नहीं मिलता है। ये जो उस कालखंड के नेतृत्व की जो चालाकियां हैं उसको समझना होगा। क्या ये थरपारकर ये हिंदू बहुल क्षेत्र नहीं था क्या? किस आधार पर देश का टुकड़ा हुआ? दुराष्ट्र आधार पर। राष्ट्र किसको कहा गया? और उसमें अगर वो कहा गया तो ये जो बॉर्डर एरिया है, जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, सांगड़ है, मुनाबाव है, जोधपुर के बाद का, जैसलमेर के बाद का जो गांव है, क्या वो सारी की सारी स्ट्रेच, सारी की सारी भूमि वो हिंदू बहुल क्षेत्र नहीं था क्या? तो अगर वो हिंदू बहुल क्षेत्र था तो सिंध का एक गांव भी नहीं लिया गया। भारत में आप सब लोगों को पता है कि 52 शक्तिपीठ है, पता है आप लोगों को? एक शक्तिपीठ ऐसा है जो बलोचिस्तान में, जो सिंध बॉर्डर पर है। सिंध को क्रॉस करते ही वहां पर बलोच, जो बलोचिस्तान आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वहां पर उस बॉर्डर में है। और उस सिंधु पीठ का नाम है माता हिंगुलाज देवी। आप लोग उसे भी, आप लोग चाहे तो उसको समझ लीजिएगा। हिंगुल शब्द संस्कृत का शब्द है, यानी सिंदूर का भाव देता है वो। और हिंगुलाज देवी का जो अपर हेड है वो वहां पर वो वहां गिरता है, और उसके नाम पर वो शक्तिपीठ का वहां पर निर्माण होता है। और उस शक्तिपीठ के यात्रा करने वाले आसेतु भारत, आसेतु हिमाचल के लोग वहां पर जाते हैं, यानी कि सिंध अपना है, उस भारत की भूमि अपनी है। और 47 में आए कुछ लोगों ने
अज्ञानतावश रात में बैठ करके वो लाइन खींचते हैं और भारत के टुकड़े कर देते हैं, तो भारत की उस स्वतंत्रता के जो सच्चे भाव है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जब इस प्रकार की बातें आप सब लोगों के सम्मुख आती हैं तो कुछ आप लोगों को, चूंकि मैं सामान्यतः पत्रकारों के बीच और जो आप बडिंग स्टार्स हैं उनके बीच इस प्रकार की बात रखने का अवसर मुझे कम आता है। मैं साहित्य और विविध विषयों के विभागों में जाता हूं, लेकिन पत्रकारिता के साथ मन को रच बस देने वाले ऐसे युवक और युवतियों के साथ कम आना होता है मेरा। तो मैं कुछ प्रश्न छेड़ रहा हूं आप लोगों के सम्मुख, और ऐसे कोई मैं बिंदु नहीं रखना चाहता हूं कि मात्र ताली बजे। आपका मन झकझोरने आया हूं, आपके पास वो शब्द देने आया हूं, वो विषय देने आया हूं कि आप लोग जरा सचेत भाव से उसे सुने। अब जब सिंध में कुछ ऐतिहासिक तिथियां आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। अब सिंध में जब पत्रकारिता, भाषाई पत्रकारिता का प्रारंभ होता है, तो मैंने बीच में अभी बताते हुए एक आपको तिथि बता दी थी, 1843। 1843 के आसपास सिंध में सिंधी पत्रकारिता का उद्भव होता है। अब आप आज की स्थिति में जरा उसका गणित लगा लीजिए, कितने वर्ष हो गए। 1843 से लेकर के आज तक भारत की विविध भाषाई पत्रकारिता में आप लोग इतिहास पढ़ते हुए जब आप उद्दंड मार्तंड की बात करते हैं तो संभवतः पहला अखबार ऐसा मान के चलते हैं आप लोग, उसका कालखंड क्या है, कौन बताएगा? बताइए आप लोगों में से। नीरज जी। 1826 और ये 1843, कितने वर्ष हो गए? 23 वर्ष के पश्चात, यानी कि सिंध की भूमि की पत्रकारिता का इतिहास भी इतना प्राचीन है, इतना पुराना है। और जब हम उसकी प्राचीनता की बात करते हैं तो उस समय जो साप्ताहिक अखबार जो निकलता है भारत की आज़ादी को लेकर के, और वो सबसे पहले अंग्रेजी में आता है जिसको कराची एडवर्टाइजर कहते हैं। कराची के नाम से आप लोग उसे देख लीजिएगा, और सर चार्ल्स नेपियर के मार्गदर्शन में इसको प्रकाशित किया जाता है। ये अंग्रेजी का होता है। उसके पश्चात सिंध में ही सिर्फ सिंधी भाषा में जब पहली पत्रिका प्रारंभ होती है तो उसका नाम है सिंध सुधार, जो 1866 में 66 में प्रारंभ हो जाती है। सब 1800 की काल गणना के आसपास में बता रहा हूँ आपको। और उसके पश्चात सिंध में ही दुभाषी पत्रकारिता समाचार पत्र प्रारंभ होता है, और वो फारसी और सिंधी में है, और वो 1858 ईस्वी में है, कराची से प्रकाशित होता है, और उस अखबार का नाम है फवाइदुल अखबार। ये इस प्रकार की कुछ 3 सूचनाएं मैंने आप लोगों को दी। लेकिन ये सारे के सारे जितने अखबार हैं राष्ट्रीय चेतना से, जैसे जितेंद्र जी ने बहुत सहज भाव से बात रखी, ये राष्ट्रीय चेतना को उद्धृत करने के लिए, जागृत करने के लिए, उस यज्ञ में आहुति देने के लिए वो अखबार जगा रहे होते हैं। और उसी के साथ साथ ऐसी उस कालखंड में लगभग 30 अखबार प्रकाशित हो रहे हैं। 30 अखबार बहुत बड़ी संख्या होती है उस कालखंड को अगर आप देखें, जिसमें 17 सिंधी भाषा में होते हैं और बाकी जो है अखबार वो बाइलिंगुअल होते हैं, कुछ अंग्रेजी में, कुछ फारसी में और कुछ वहाँ के स्थानीय भाषाओं में लेकर। जब भाषा की बात आती है और भाषा दिवस पर बात आती है तो आप पत्रकारिता से जुड़े लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि ये भाषा विज्ञान के लोगों से, भाषा के प्रमुख लोगों से ये प्रश्न खड़ा करिए, और निश्चित रूप से खड़ा करिए कि भाषा को उपभाषा और बोली में क्यों बांटने की आवश्यकता है। भारत का जो भाव है वो तुलना का तो बोध देता ही नहीं है। वो तो जब ये तुलना का बोध नहीं देता है, समरूपता का, समरसता का भाव बोध देता है, तो भाषा को भाषा और भाषा को बोली और भाषा के साथ साथ उपभाषा के इस नॉमेनक्लेचर को क्यों उत्पन्न किया जाता है। यानी कि पुनः हमें हर स्थिति पर तोड़ना, हर स्थिति पर काटना, ये जागरण का काल है बंधुओं। तो इस जागरण के काल को यह प्रश्न आप जैसे सुधी पत्रकार इसको उठाएंगे, और निश्चित रूप से उठाना चाहिए, और प्रश्न उठा करके साथ साथ उनको ये कहना चाहिए कि आइए भारत की भूमि में एक बार जरा समानता की बात को लेकर के एक बार पुनः जागरण कर लें क्या।
और दूसरा, इसी के साथ साथ जब मैं अपनी बात करता हूं तो उपभाषाओं को लेकर के और भारत की भाषाओं को लेकर के उनको इंडो आर्यन और इस प्रकार के वर्गों में क्यों बांट दिया जाता है, और जिन विद्वानों ने बांटा हमने उसे सुना, सहज रूप से स्वीकार किया। एक ऐसा कालखंड आया जो हमें सहजता से स्वीकार करने के लिए विवश करता है, प्रश्न उठाने का अवसर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमने रटंत विद्या की ओर अपने आप को उसमें ढकेल दिया होता है। आज का दौर समझने का दौर है, आज का दौर प्रश्न पैदा करने का दौर है, आज का दौर वो जो हमारा प्राचीन है मीमांसा करने का दौर है, विमर्श करने का दौर है। तो इस मीमांसा और इस विमर्श के को ध्यान में रखते हुए अपने चक्षु को खोलिए, अपने अपने गवाक्षों को आप खोलिए, और जैसे कि आपको ये सहज भाव से स्वीकारो कि मैं तो प्रश्न करूंगा और मैं तो प्रश्न करूंगा। उत्तर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, समय लगेगा, लेकिन प्रश्न करना हम नहीं छोड़ेंगे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जितनी घटनाएं आदरणीय कुलगुरु जी ने कही, देश की आजादी से पूर्व जितने आंदोलन हुए, सबका प्रभाव सिंध की भूमि में, पंजाब की उस भूमि में जो उस तरफ है, और जो बलूचिस्तान है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट है जिसको सीमांत क्षेत्र कहते हैं, उन सब में वहां तक ये ज्वाला पहुंच चुकी थी। जब बंगाल का विभाजन हुआ, जब स्वदेशी आंदोलन अपने उरूज पर था, ओज पर था, दो चार मिनट और है ना? हाँ या नहीं? थक गए? हाँ बोल दीजिए तो मैं उत्साह हो जाएगा। 2-4 मिनट और ले लेता हूँ, ठीक है नीरज जी? हेड साहब बढ़ू आगे मैं? हाँ सर, तो समय हो रहा है ना। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा है तो उसका प्रभाव भी सिंध पर आ रहा है, और विदेशी वस्तुओं का उनको आग में जलाना, ये सारी घटनाएं वहां पर हो रही हैं। और उस समय एक पत्रकार पैदा होते हैं, वीरूमल बेगराज, जिसका पत्रकारिता का शीर्षक उन्होंने अपने अखबार का दिया है सिंधी, और ये छपती है 1905 में। ये साप्ताहिक पत्र है, और वो महाराजा गोवर्धन शर्मा और चेटूमल मूलचंद के नाम से 3 लोग मिल करके करते हैं, और उस अंग्रेज सरकार के सारी जितनी नीतियां उनके विद्रोह में वो प्रकाशन होता है, और उनको जेल भी डाला जाता है, तीनों को। और ये जो उनका कालखंड है वीरूमल बेगराज का, 1874 से लेकर के 1955 तक का, 1955 तक वो जीवित रहते हैं। इसके पश्चात जब असहयोग आंदोलन होता है, तो असहयोग आंदोलन में भी इन्हीं लोगों को पुनः लिखने के लिए, कठोरता से लिखने के लिए, उस कालखंड में भी इनको जेल में डाल दिया जाता है। एक दूसरा नाम आप लोगों को देता हूं, तोलाराम बालानी, जो देश माता के नाम से अखबार निकालते हैं, कराची से ही शुरू होती है। सिंध सेवक मासिक वो प्रारंभ होता है। सदा ए हिंद, सदा कहते हैं आवाज को, पुकारने को, सदा ए हिंद, सिंध की आवाज, इस प्रकार से वो वहां पर पत्रिकाएं प्रारंभ करते हैं। अब जो अंतिम बिंदु और अंतिम तथ्य आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहता हूं आज के लिए, वो है हिंदू और हिंदुस्तान। इसको बहुत गंभीरता से मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं। हिंदू अखबार ने अंग्रेज सरकार का मुकाबला जिस वीरता के साथ किया, वह पूरे भारत देश में अन्यत्र शायद कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये तो मैंने वाक्य कह दिया, इसके लिए मुझे उदाहरण देना होगा, आधार देना होगा। अगर मैं इतना बड़ा वाक्य यहां से कह रहा हूं तो वो उदाहरण है और उसका आधार है। आप लोग तुरंत सोचिएगा, अगर आज उत्तर मिले तो आज दीजिएगा, नहीं तो मुझे कुछ समय रिसर्च करने के बाद दीजिएगा। 1921 से लेकर के और इस असहयोग आंदोलन में इस अखबार के 8 संपादक लगातार एक के पीछे एक जेल में भेजे जाते हैं। 8 संपादक। क्या कोई ऐसा भारत का कोई अखबार ऐसा है जिसके लगातार 8 संपादक जेल में भेजे गए हैं? क्या आप लोगों के लिए शोध का विषय मैं यहाँ पर रखता हूँ, और अगर कुछ उत्तर मिले तो मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिएगा। हिंदू अखबार के संस्थापक वो 2 नवयुवक थे, जिनका नाम है महाराजा लोकराम शर्मा, और उनके छोटे भाई का नाम है विष्णु शर्मा। और ये उनका जो कालखंड है 1890 से 1933 और एक 1895 से 1973 तक। अब उसमें जो एक लोकराम शर्मा है,
अब देखिए उनको उस कालखंड में, जबकि अभी देश की आज़ादी बहुत लंबे समय के बाद प्राप्त होने वाली है, संस्कृत पढ़ने का मन होता है और वहाँ भी संस्कृत पढ़ाई जाती है। वो काशी, वहाँ से बिना अपने परिवार को बताए सामान्य भाषा में कह दिया जाता है, भाग करके जाते पढ़ने के लिए। यानी कि कहाँ सिंध, कहाँ कराची और कहाँ काशी। कराची से काशी तक का जो ये यात्रा है, उनकी वो अद्भुत यात्रा है, इसको भी कभी विस्तार से किया जा सकता है, समझा जा सकता है। और वो 1911 में जब वो लौट करके आते हैं तो सिंध भास्कर नाम से वो पत्रिका का प्रकाशन शुरू करते हैं और अपनी एक प्रेस भी स्थापित करते हैं वो, और यह पत्रिका सिंधी भाषा और देवनागरी लिपि में प्रकाशित होती है। अब जब ये लिपि की बात आ गई है तो विषयांतर नहीं, एक उसमें पुनश्च करके एक एडिशनल आपको देता हूं। अभी अभी जितेंद्र जी ने मुझसे बैठे हुए पूछा कि सिंधी भाषा की लिपि क्या है। आप लोगों के मन में भी हो सकता है ये प्रश्न हो। सिंधी भाषा के लिए भारतीय संविधान में इसकी एक अपनी एक यात्रा है कि किस प्रकार सिंधी भाषा सम्मिलित हुई। अगर समय मिला तो उसको 2-3 बिंदुओं में, 2-3 वाक्यों में बता दूंगा। लेकिन भारत में सिंधी भाषा के लिए 2 लिपियों का प्रयोग होता है। आप लोगों से एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछ लेता हूँ, उत्तर दे सके तो दीजिएगा, नहीं तो नोट करिए, इकट्ठा कर लीजिएगा उत्तर उसका। भारत की 22 भाषाओं में, संविधान स्वीकृत 22 भाषाओं में कितनी ऐसी भाषाएं हैं जिसको भारत सरकार ने 2 लिपियों में लिखने की मान्यता दी है? कोई बता पाएगा कितनी भाषाएं और कौन सी भाषाएं 2 लिपियों में? सूत्र 2 लिपियों में, एक है सिंधी और दूसरी है संथाली। सिंधी को पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, जिसको राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, और दूसरी देवनागरी में लिख सकते हैं, और संथाली के लिए भी देवनागरी में लिख सकते हैं, और ओलचिकी एक लिपि का नाम है उनका, जिसको आप संथाली में कर सकते हैं। और 9 मार्च 1950, नोट कर लीजिए, 9 मार्च 1950 को भारत सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन निकला कि सिंधी भाषा का अध्ययन अध्यापन आप देवनागरी में करेंगे। लेकिन ये जो भ्रांति है ना कि सिंधी भाषा की मूल लिपि अरबी है, तो उस भ्रांति को एक प्रश्न पूछ करके तोड़ देता हूं मैं। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, आपको मैंने बताया, तो क्या लेकर के आते हैं अपने साथ? अरबी लेकर आते हैं ना। तो उससे पहले अरबी वहां कहां से आ गई? जब वो पैदा ही नहीं हुआ 712 से पहले, तो वहां की भाषा अरबी कैसे हो सकती है? और फिर एक और उदाहरण मैंने आपको दिया कि ऋग्वेद के श्लोकों का संचयन वहां पर हो रहा है, तो वो किस में हो रहा है? यानी कि प्रश्न भी पैदा हुआ। तो जो ये बरगलाने वाला प्रश्न करते हैं कि सिंधी की भाषा, उसकी लिपि, सॉरी, वो अरबी फारसी है, नहीं। अरबी के कुछ वर्ण, फारसी के कुछ वर्ण, और कुछ सिंधी के इम्प्लोसिव साउंड, सिंधी के फ्रिकेटिव साउंड, संघर्षी ध्वनियां, अंतःस्फुटित ध्वनियां, ये सब ध्वनियों के शब्द अगर मौका मिलेगा तो पूछ लीजिएगा मुझसे। ये सब ध्वनियों को मिल करके 52 अक्षरों की एक वर्णमाला तैयार होती है, जिसको अरबी, फारसी, सिंधी लिपि कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में भारत में पैदा होने वाला युवा, वो 95% से अधिक वो देवनागरी में लिख पढ़ रहा है। कारण कि इसी भूमि में जन्म ले रहा है, इसी भूमि में पढ़ रहा है, तो अरबी और फारसी की अतिरिक्त लिपि का वो बोझ नहीं ले रहा है। अब इस प्रकार से जब लोकराम और विष्णु शर्मा मिल करके इस हिंदू नामक साप्ताहिक पत्रिका की स्थापना करते हैं और चलाते हैं, और लगातार 8 लोग जो इनमें जो जेल में जाते हैं, उनके नाम आप लोगों को सम्मुख पढ़ देता हूँ। नाम आप सुन करके आपको ये लगेगा, हाँ ये नाम मेरे सम्मुख आ गए। विष्णु शर्मा 3 साल की कैद, जयराम दास दौलत राम 2 साल की कैद, घनश्याम शिवदासानी 2 साल, चौथराम गिदवानी 1.5 साल, लोकराम शर्मा 1.5 साल, झम्मटमल लखा सिंह और हीरानंद करमचंद और चौथराम वलेचा 1.5 साल ये उसमें जेल में रहते हैं। इस प्रकार ये 8 के 8 संपादक उस कालखंड में जेल में रहते हैं जब देश की आज़ादी के लिए, सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, भारत देश की स्वतंत्रता के लिए ये सिंध की भूमि के युवा भी अपनी आहुति दे रहे थे। ये अखबार आज तक जिंदा है, बंबई से प्रकाशित होता है, मरा नहीं है अखबार। और अब वो ई लिपि में आ गया है, उसमें ई वर्जन में आ गया है, लेकिन ये अभी तक जिंदा है और ये अभी तक इसकी मृत्यु नहीं हुई है। और लगातार आप एक अंदाजा लगाएं कि यह जो हिंदू
और यह जो हिंदुस्तान, मैंने आप लोगों को कहा, अब ये हिंदवासी के नाम से अभी तक चल रहा है। जब जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया, जब जब इनको जेलों में डाला, तब तब इन सब लोगों ने नाम बदलते रहे, वेश बदलते रहे, आत्मा नहीं बदली। आत्मा भारतीय थी, भारतीय है, भारतीय रहेगी। और इस भावबोध के साथ उन्होंने उस पत्रकारिता के लिए अपना जीवन मिशन के रूप में न्यौछावर कर दिया, कैरियर के रूप में नहीं। तो ये एक बिंदु है आप लोगों के सम्मुख कि आप लोगों को ये समझना होगा। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन आप लोगों को भाषाई संविधान और सिंधी भाषा को लेकर के एक दो बिंदु बता करके मुझे लगता है आज के लिए इतना समीचीन होगा, इतना बहुत होगा। आप लोगों को पता है 22 भाषाओं में सिंधी भी संविधान में स्वीकृत है। ये 21वां संविधान संशोधन था। उस समय जयराम दास दौलत राम जी जो जेल गए थे संपादक, ये नेहरू गवर्नमेंट में पहले मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर। आप नेहरू गवर्नमेंट की पहली कैबिनेट को उठा करके देखें तो आपको नाम मिलेगा जयराम दास दौलत राम। और जयराम दास दौलत राम के मार्गदर्शन में इंदिरा गांधी पुष्पित पल्लवित हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, क्योंकि उनके पिताजी से उनसे संबंध है, गांधी जी से उनके साथ उनके संबंध है। इंदिरा गांधी का वो लालन पालन उनके हाथों से हो रहा है, ये इतिहास के पन्ने बता रहे हैं। लेकिन जब वो 1947 के पश्चात 1967, एक ये 20 वर्ष और बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। 47 में देश स्वतंत्र होता है, विभक्त होता है, 1967 में सिंधी भाषा को संविधान में स्वीकृत कर दिया जाता है। 20 वर्ष तो क्या प्रश्न उठता है कि सिंध अब भारत का हिस्सा भूमि के रूप में नहीं है, भूगोल के रूप में नहीं है, इसलिए संविधान में हम सिंधी भाषा को सम्मिलित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ भूगोल के आधार पर जो भाषाएं हैं उनको सम्मिलित कर रहे हैं। जयराम दास दौलत राम जी से पहले बीच में आते हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1957 में वो पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं बलरामपुर से। बलरामपुर अयोध्या के उस पार है। मेरा जन्म अयोध्या का है, मेरी परवरिश अयोध्या की है, और सरयू के उस तरफ बलरामपुर पड़ता है। और वो वहां पर, और आश्चर्यजनक एक घटना और बता दूंगा आपको कि वो जब उधर से 57 में जीतते हैं तो वो बहुत सारे विषयों के साथ साथ एक विषय ये लेकर के आते हैं कि भारत में सिंधी भाषा को संविधान में स्वीकृति मिलनी चाहिए। लेकिन वो चूंकि विपक्ष में है और उनको इसका भी ज्ञान है कि विपक्ष अगर ये एजेंडा रखेगा, ये बिल लाएगा तो फेल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, जयराम दास दौलत राम जी के साथ मिले, और उसमें आडवाणी जी ने भी अपना रोल प्ले किया। उस समय आचार्य कृपलानी, एक बिंदु और मैं भूल गया, आप लोग प्रश्न के रूप में नोट करें, 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? आप गूगल करिए जरा, आचार्य जेबी कृपलानी। और वो नेहरू के और पटेल जी के अच्छे दोस्त हैं, बड़ा कद है उनका। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष उस विभाजन और देश की आजादी के समय भी उस अध्यक्ष की बात भी नहीं मानी जा रही है। और एक गांव सिंध का भारत की इस स्वतंत्र भूमि में नहीं है, तो आप उसकी स्थिति का अंदाजा लगाइए। एक इतनी बड़ी पार्टी, उस पार्टी का अध्यक्ष, नेशनल अध्यक्ष, और उसका एक छोटा सा ये मन, उसके एक भाव नहीं सुना जा रहा है। क्यों? इसको मैं यहीं छोड़ करके आगे बढ़ता हूं। और वो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली बात मैंने बताई, तो जब वो संविधान में स्वीकृति होती है तो जयराम दास दौलत राम जी उस समय के प्रधानमंत्री के साथ, उस समय के गृह मंत्री के साथ, जो भाषाओं को संविधान में स्वीकृत करने के अधिकृत अधिकारी हैं, उनके साथ मिलते हैं और वो कहते हैं कि भाषाएं मनुष्य बोलता है, पृथ्वी नहीं बोलती है, ईंट पत्थर नहीं बोलते हैं। तो अगर हम सब देश की आज़ादी के लिए लड़ करके आ गए तो क्या हमें यहाँ पर अपनी भाषा को संविधान में स्वीकृति भी नहीं मिल पाएगी क्या? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत अद्भुत उद्बोधन है, लोकसभा में उनका भाषण है, और वो कहते हैं, पत्रकारों ने भी उनसे कई बार पूछा कि आप सिद्धि के लिए इतना क्यों प्रिय आपको लगती है, क्यों ऐसा आप करते हैं? पत्रकारों के प्रश्न भी कभी कभी अजब गजब होते हैं। वहाँ कारगिल का युद्ध हो रहा है और वो लगा देते हैं कि आपको माँ बाप याद आ रहे हैं क्या? मैं आप लोगों को
थोड़ी सी चिकोटी भी काट रहा हूँ पत्रकारिता के स्टूडेंट के नाते कि प्रश्न कौन से और कब पूछे जाए, ये भी अकल होनी चाहिए। तो उस समय जब पत्रकारों ने उनसे पूछा अटल जी से, तो उन्होंने कहा कि हिंदी मेरी माँ है और सिंधी मेरी मौसी है, और दोनों के बीच का जो पहनापा है वो मुझे प्रेरित करता है कि सिंधी को संविधान में शामिल किया जाए। तो भारत की, हाँ ताली बजा सकते हैं। ये जो आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को रेखांकित करने वाला बिंदु है, ये एक टैगलाइन उसके साथ है। वो कहते हैं कि सिंधी निर्वासनीय है और इसको राज्याश्रय मिलना चाहिए। और उसके पश्चात उस एक शब्द के कारण 1970 के आसपास केंद्रीय हिंदी निदेशालय में सिंधी को एक समिति मिलती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार का संस्थान है और वो सिंधी और उर्दू के लिए समिति के द्वारा काम करते हैं। उस समय 1 करोड़ रुपया उनको दिया जाता है। उसके पश्चात 1994 में राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का गठन होता है, जिसके एक कार्यकर्ता का दायित्व मुझ पर है, और यह गत 30 वर्षों से सिंधी भाषा के संवर्धन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कार्य करती है। यदि आप सब लोग सिंध और सिंधी से संबंधित पुस्तकें लिखते हैं तो उसके प्रकाशन का सारा व्यय, उसका सारा खर्च यह परिषद उठाएगा। मूल में सिंध और सिंधी के पेरीफेरी में हो, सिंधी हिंदी, सिंधी गुजराती, सिंधी मराठी, सिंधी कोंकणी, सिंधी बांग्ला, कुछ भी जोड़ सकते हैं, सिंधी केंद्र में हो तो हम उसको अधिकतम 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति देते हैं। दूसरी स्कीम है कि आप लोग पुस्तकें छाप चुके हैं। उदाहरण के लिए महेंद्रगढ़ में सिंधी भाषा, साहित्य, संस्कृति, समाज, उनके मठ मंदिर ठिकाने और उनके बहुत सारे लोग, महेंद्रगढ़ में सिंधी, लखनऊ में सिंधी, दिल्ली में सिंधी, बंगाल में सिंधी, इस तरह का अगर कुछ आप हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में, इवन तमिल तेलुगु में भी हम लिखते हैं और प्रकाशित करते हैं, तो हम उसके लिए भी 50,000 की एक ग्रांट आपको देते हैं। 50,000 पुस्तक लेखन के लिए, 50,000 आपके छपे हुए प्रकाशित के लिए, और इस प्रकार के आयोजन के लिए भी 25,000 से लेकर के और 5 लाख रुपए तक की सीमा है विविध प्रकार के आयोजनों को करने के लिए। और चौथी स्कीम है सिंधी लैंग्वेज लर्निंग कोर्स, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कोर्स भी चलता है, देवनागरी लिपि में चलता है, और ये भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत सर्टिफिकेट कोर्सेज है। इसके लिए जो टीचर पढ़ाता है उनको 2 क्लास पढ़ाने की अनुमति है। 25-25 हज़ार रुपये, 100 घंटे का ये कैप्सूल कोर्स होता है। उसके एग्जाम अभी समाप्त हुए हैं, वर्ष में एक बार होता है, यानी कि उस टीचर को भी हम 50,000 रुपये देते हैं। यानी कि 50,000 के कई सारे आंकड़े मैंने आप लोगों के सम्मुख रखे। और सिंधी भाषा विकास परिषद का ये मोटो है, ये ध्येय है, ये समझ है कि कोई भी भाषा भारत में रहते हुए एकला चलो की गति से कार्य नहीं करेगी। भारत की शिक्षा नीति इसको पोषित करती है। इसीलिए वो कहती है कि भारतीय भाषाओं की बात करिए, आप हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी की बात मत करिए। विविध विश्वविद्यालयों में इनके विभाग अगर खुले हुए हैं तो उनको एकत्र करके जोड़ा जा सकता है, उनको भारतीय भाषा विभाग कहा जा सकता है, भारतीय भाषा संकाय कहा जा सकता है। इस प्रकार के जो निकटता का बोध है, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के महत्व को रेखांकित करता है। और इस रेखांकन के नाते मैं आप सब लोगों के सम्मुख आया हूँ। मुझे सिंधी के शब्द में मत सीमित करिए, मुझे भारतीय भाषी, भारतीय भाषा का प्रेमी इस रूप में मुझे मान करके चलिए, तो आपकी भी शक्ति बढ़ेगी, आपके भी गवाक्ष खोलेंगे और भविष्य की दृष्टि आपकी बहुत साफ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।